अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम लाइफ स्टॉक के हवाले से और डेयरी फार्मिंग के ऊपर कर रहे हैं और बहुत मुनफरिद होगा। और हम आपको बड़े मुनफरिद से जानवर आज दिखाएंगे, ख़ास तौर पर जो खूबसूरत गाय कितना दूध देती है। गाय की जब आप लाइफ स्टॉक फार्म बना रहे होते हैं, डेयरी फार्म बना रहे होते हैं, उस वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जानवर की सिलेक्शन जी कैसे करनी है, फार्म की मैनेजमेंट कैसे करनी है, फार्म को डिज़ाइन कैसे करना है, जो दूध की लेना है, दूध को चुवाई है उसको कैसे करना है, मिल्किंग कैसे करनी है, और ये तमाम चीज़ें जानवरों को बीमारियों से कैसे बचाना है, ये तमाम चीज़ें हम कर रहे होंगे। और आज हम पहुँचे हैं चक 66 DB यजमान तहसील का ये इलाका है और सरफराज अहमद बाजवा साहब का ये फार्म है, बाजवा डेयरी फार्म। हम यहाँ पर पहुँचे, मैं एक दफ़ा पहले यहाँ पर आया था वैसे विज़िट करने के लिए, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जवाद खान साहब उनके साथ। तो फिर इसको हमने देखा तो कुछ नए तजर्बात ये यहाँ पर हो रहे थे, तो हमने कहा ये तजर्बात आप तक भी पहुँचाएँ। सरफराज भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर और मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। कब से बनाया और कैसे क्या? सर बेसिक ये मैंने 2014 में स्टार्ट किया था और मैंने पहले लोकल जानवर से स्टार्ट किया था। फिर मैंने 2017 में हॉलैंड से डच ब्रीड के लिए हॉलैंड से डायरेक्ट मैंने बाई एयर जानवर मंगवाए, 20 जानवर मंगवाए थे। अच्छा जी, तो बाई एयर मैंने सियालकोट से रिसीव किए, इनकी सिलेक्शन की, फिर मैंने इनको यहाँ लाकर इनका माहौल वगैरह सारा कुछ मैंने चेक किया, तो मुझे मालूम हुआ कि ये यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस मौसम में। सही। तो हॉलैंड के और हमारे मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, तो फिर इनके लिए मैंने ये शावर लगवाए हैं, ये फ़ैन है, तो इनको सारा मैंने ऑटोमेटिक किया, इनका टेम्परेचर डाउन किया अपने शेड का। तो बेसिक असल में जो जानवरों को शुरू से ही अगर हम इनकी अच्छी तरह से देखभाल कर लेंगे, अच्छे तरीके से इनकी मैनेजमेंट कर लेंगे, तो देखेंगे कि जानवर कैसा है। सिलेक्शन असल में होता है सिलेक्शन, कि जानवर की सिलेक्शन, नस्ल की सिलेक्शन। बिल्कुल सही। मैंने यही सिलेक्शन मैंने नेस्ले की तरफ से भी जाके उनके फार्म पे भी देखे जानवर, जहांगीर JK डेयरी पे भी गया हूँ, वहाँ भी विज़िट किया। तो मुझे फिर शौक़ हुआ कि मैं बाहर से अपने इलाके में जनूबी पंजाब में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसके पास डच ब्रीड है। अच्छा जी, डच ब्रीड और किसी के पास और नहीं? किसी के पास ज़बरदस्त। तो इस सिलसिले में फिर मैंने ये डच को यहाँ आकर जब ये हमारे पास आई हैं, इंशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी है। अच्छा। और माशाल्लाह मेरी इनकी एवरेज जो दूध की है वो तकरीबन 34 की आई है। और जो सबसे ज़्यादा जानवर एलिमान ने दूध दिया है वो है मेरा ये जानवर है। 42 लीटर इस पे ये इसकी गई है ज़्यादा से ज़्यादा। 42 लीटर जी, 42 लीटर जी, 42 लीटर एक दिन का? जी, एक दिन का 42 लीटर एक दिन का जो है वो ये गाय दूध दे रही है यहाँ पे, जिसने यहाँ पर दूध दिया है। और एवरेज यहाँ पर जो एनिमल्स हैं 34 लीटर एवरेज यहाँ की। जी 7 मंथ की। 7 मंथ की जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। जी सर। तो आप ये बताइएगा कि वहाँ से फिर लाते हुए इसकी पहले वैक्सीनेशन, इसकी चीज़ें वो भी सारी आपने कवर की होंगी? सर पहले जब हम लेने से पहले यहाँ हमने अपने फार्म को पहले बड़ा क्लीन किया, इनको वाश किया, ठीक है। फिर हमने इधर स्प्रे वगैरह की कि आगे कोई डिजीज़ वगैरह इनको ना लगे। तो उस सिलसिले में फिर अब ये जानवर हमारे पास आए तो हमने इनको वैक्सीनेशन किया, अपने जानवर को दूसरे पहले वाले थे उनको भी साथ वैक्सीनेशन किया। फिर हम ये इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करते रहते हैं। अच्छा जी, हर 3 माह बाद हम इनकी वैक्सीनेशन करते रहते हैं। तो ये आपने जो जानवर मंगवाए तो कितना खर्चा हो गया? आपने वो कैलकुलेट किया होगा एक गाय के ऊपर, कितना आपको यहाँ पहुँच कितने में पड़ी? सर ये मुझे 2900 यूरो फी गाय यहाँ पर पहुँची है। अच्छा, तकरीबन 4,55,000 उस वक्त एक जानवर की कीमत थी 2014 में? 2014 में 4,55,000 रुपये की एक गाय ख़रीदी गई और वो 42 लीटर दिन का दूध जो है वो दे रही है। तो आपको लगा उस वक्त कि ये मैं महंगा सौदा कर रहा हूँ, कहीं पता नहीं क्या होता है? सर महंगा, मुझे दोस्तों ने मना भी किया था कि हमारा मौसम यहाँ पे नहीं है, एक हम बैकवर्ड में हैं, फिर हमारे साथ डेजर्ट है, तो उसकी वजह से यहाँ के माहौल में ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगी। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतना जोश था कि मैं इंशाल्लाह इनको कवर करूँगा और मैंने इनको कवर किया है। और मौसम के मुताबिक एडजस्ट किया है, माशाल्लाह मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिला। अच्छा ये बताइएगा, जब से ये यहाँ पर आए हैं तो आपको लगता है कि लोकल ब्रीड के मुकाबले में ये कहीं कोई ज़्यादा बीमार या हीट जो गर्मी हमारी पड़ती है तो उससे कुछ मुतासिर होती हैं कि अब ये कुछ नॉर्मल हो गई हैं? नहीं सर, पहले शुरू में था, पर हमने इनको जो माहौल दिया है वो उनके मुताबिक दिया है।
हॉलैंड के प्रॉपर। अच्छा, जहाँ ये प्रॉपर जहाँ से आई हैं, बिल्कुल हमने इनको शावरिंग भी दी है, फ़ैन भी दी है, फिर इनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया सारा जो इनको चाहिए था। सही। तो पहले 2-3 माह हुआ है, तो फिर नहीं बात नॉर्मल है सारा। तो मैं वैसे लोगों को मशवरा दूंगा कि लोकल की बजाय इम्पोर्टेड पे जानवरों पे आएँ। ये पहली दफ़ा जी मैं सुन रहा हूँ कि लोकल की बजाय इंपोर्टेड जानवरों पे आए। उसकी वजह जो है वो क्या? सर उसकी वजह ये है कि हमारे लोकल जानवर जो हैं वो इतनी प्रोडक्शन नहीं दे रहे दूध की, तो उस हिसाब से फिर ये जानवर हैं ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 34 की इनकी एवरेज है सही पर डे की। हम इनकी 3 टाइम चुवाई करते हैं, सही। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ हर तरह से। अच्छा, 3 टाइम चुवाई हो हाँ रही जी, है? 3 टाइम चुवाई 3 टाइम जी मिल्किंग हो रही है हर यहाँ 8 पर? घंटे बाद। हर 8 घंटे बाद? जी जी अच्छा जी सर। तो आपका ये बताइएगा कि एक जानवर को कैलकुलेशन की है कि कितने खुराक खा जाता है, कितने की, कितने पैसों की? सर ये जो जानवर है ना हमारे पास डच, ये तकरीबन 500 रुपया इनका डेली का खर्चा है एक जानवर का। अच्छा जी ठीक है। सारी कॉस्ट इनकी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, दूसरे चारा हो गया इनका, वंडा हो गया, लेबर हो गई, सारी लेबर का खर्चा भी निकाल जी लेते हैं। जी। तो अगर हम देखें तो 34 लीटर के भी हिसाब लगाएं तो कैसे लीटर फिर आपका जा रहा है यहाँ से? सर मेरा यहाँ पे 70 रुपीज़ पर लीटर दूध नेस्ले वालों को मैं दे रहा हूँ। 70 रुपये लीटर। अगर आपके पास अच्छे जानवर हैं और अच्छा दूध है तो फिर आपके पास बायर जो है वो भी मौजूद होता है। देहात के अंदर से फार्म से 70 रुपये लीटर दूध उठाया जा रहा है। और मैं अपने भावलपुर डिवीज़न में पायलट प्रोजेक्ट में नेस्ले की तरफ से ये मेरा फार्म जो है ये चल रहा है, और मैं इंशाल्लाह मेरी नेस्ले वालों के साथ भी अच्छी है इसमें रिलेशनशिप और वो भी मेरे साथ तावन कर रहे हैं, और बाकी मेरी प्रोडक्शन भी पूरे भावलपुर में सबसे ज़्यादा है। अच्छा माशाल्लाह सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो एक जानवर कितने का दूध दे रहा है? मतलब 2400-2500 तक पहुंच जाता है? सर ये 2200-2300 तक पहुंच 2200-2300 का एक जानवर। एक दफ़ा आपने उसको अच्छी नस्ल जो है वो ली, और वो अगर आपको 500 रुपया का डेली का खर्च उसके ऊपर आ रहा है तो वो 2200-2300-2400 रुपये तक जो है वो आपको उसका रिटर्न दे रहा है। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बात की कि इसकी कैलकुलेशन के हवाले से भी, तो लोकल के मुकाबले में जो उतना वो खर्चा मतलब ले रही है आपका, उसकी तो पैदावार जो है वो इसके मुकाबले में बहुत कम है सर। लोकल की बहुत कम है, इनकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी हम इसी पे मुतमन हैं। अच्छा जो ये जानवर हमारे पास बाहर से हैं, और मैंने मज़ीद भी जानवर जो हैं वो बुक करवाए हुए हैं। अच्छा। इंशाल्लाह मेरे दिसंबर में जानवर अराइवल हैं, 15 जानवर और डच एनिमल। अच्छा जी तो ये अभी शावर वावर जैसी गर्मी होती है तो शावर फिर आपके ऑटोमेटिकली चल जाते ये हैं? सर मैंने सारा सिस्टम इनकी ह्यूमिडिटी पे लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक हैं। अच्छा जैसे ये सर इनका टेम्परेचर बढ़ना है तो ये शावर चल जाने हैं। अगर अंदर से कोई और हवस का मसला बन रहा है तो फिर उस सिलसिले में फ़ैन चल जाते हैं। ये मैं अच्छा। टाइमिंग लगा जाते हैं हम, ये अच्छा। चलते रहते हैं अपनी इस टेम्परेचर के हिसाब से, उसके ऊपर चलते रहते जी, हैं। जी। तो अब ये बताइएगा कि इनके जो काव्स हैं क्या वो भी अब यहाँ पर एग्जिस्ट, इनके बच्चे जो हैं जब ये बच्चे दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पर इसी माहौल में ठीक हो बिल्कुल जाते हैं? एडजस्ट हैं, बिल्कुल एडजस्ट हैं। बल्कि हाँ। मैं तो वैसे ही हॉलैंड से मैंने सीमन जो हैं वो इम्पोर्ट किए हैं। अच्छा। और इनको सेक्स सीमन लगवाता हूँ, और सही। माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी जगह भी, तो बहुत अच्छे हैं। और सारे मेरे माशाल्लाह फीमेल ही आ रहे हैं। मैं अच्छा। कोशिश करता हूँ कि सेक्स सीमन अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कंपनी का हो, ठीक है। तो इनको तो वो तो फिर आपको ज़रा महंगा पड़ता होगा? सर महंगा तो पड़ता है, पर आ तो फी मिल रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। आ फील मिल रहा है, वो आज की, जैसे वो कहते हैं ना, आज की बछड़ी कल की गाय, तो ये उसी हिसाब से है कि हमारे पास इंशाल्लाह। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि मेरी जो फीमेल जानवर है, बछड़ी है ना, वो 9 महीने में क्रॉस हो जाती है। अच्छा हाँ जी, और 18 महीने में उसकी काविंग हो जाती है। ये जी बड़ा ज़बरदस्त है कि 9 महीने की जो बछड़ी है और वो हमला होती है। ये दोनों जानवर ही 9 महीने में हमला हुए हैं। अच्छा और उसी अब 18 महीने में इन्होंने काविंग देनी है, और सेक्स सीमन है। 9 महीने में जी ये हमला हुई है बछड़ियाँ, और 18 महीने में बच्चा हो गया है। और अब सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ 2 साल 2.5 साल कम अज़ कम ऐसे ना सर, आम रूटीन में कितना टाइम लेते हैं? 3-3 साल ले जाते हैं सर। 3 साल, और 3 साल में आप 2 बच्चे जो हैं उसकी निस्बत इनके जी ले चुके होते हैं। तो यही असल है नस्ल पे चाहता। तो जब इनका बच्चा कोई साल की बछड़ी हो जाती है 9 महीने की, जी, जी। तो वो अगर फरोख्त करना चाहें तो कितने में हो जाती है इसकी डच की? सर डच की तो जो पैदाइश पे जो बच्ची आती है, फ़ौरन काविंग के फ़ौरन बाद 2-3 घंटे बाद ही वो 2 लाख की फ़रोख्त हो जाती है। और इसका बछड़ा मैं 30,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहा हूँ 2-3 दिन का, जो मेल है।
अच्छा जी। 2-3 दिन का मेल जी 30,000 रुपए का, और इनकी एडवांस बुकिंग होती है हमारे पास। बड़ा ज़बरदस्त जी। 2-3 दिन का बछड़ा जो है वो 30,000 का, और जो 2-3 दिन की बछड़ी है डच नस्ल की वो 2 लाख रुपए में जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त होती है, और इसकी एडवांस बुकिंग होती है। माशाल्लाह जो जानवर यहाँ पर मतलब ऑन एन एवरेज 34 से 40 लीटर पर डे का दूध दे रहा है, तो उसकी कीमत भी उसी हिसाब से होगी कि एक जानवर 500 रुपये खा रहा है और आपको 22 से 2300 रुपये जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी चलते हैं। जो इनका दूध का इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ और हमारे पास जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं KPK से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, और एक और शेड जो है वो भी आपको विजिट करवाएंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी पहुंचे जहां पर ये बछड़ियां यहां पर मौजूद हैं, और इसके हवाले से जानते हैं। सरफराज भाई, ये बताइएगा कितनी एज है इनकी जो आपको अभी नजर? सर ये हमारा काफ जो है वो सेटिंग एरिया है। तो ये बछड़ियाँ जो है हमारी, ये हम इनको पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम गाय के नीचे से दूध नहीं पिलाते। अच्छा। ये जब इनकी पैदाइश होती है तो हम फ़ौरन ही आधे घंटे में इनको उनसे अलहदा कर देते हैं। फिर उधर से मशीन पे चुवाई होती है, फिर वहाँ से दूध ला के फीडर के ज़रिए पिलाते हैं। अच्छा। और ये हम इधर इस जगह पे इनको 2 महीने रखते हैं। और तीसरे दिन हम इनके आगे वंडा भी डाल देते हैं, सारा कुछ करते हैं। और ये इनकी मैक्सिमम अभी एज जो है कोई 3 दिन का है, कोई 5 दिन का है, कोई 10 दिन का है। अच्छा। इसी हिसाब से हैं। ये सब बड़ी है, ये सिर्फ अभी 1 महीने की हुई है। ये बड़ी जो है वो सबसे आपको ये सबसे पहले जो रेड वाली नज़र आ रही है जी 1 महीने की है। तो ये आपने टैगिंग वैगिंग बच्चों को भी की हुई है, इसकी क्या वजह? सबके बड़े जानवरों को भी की हुई है? सर ये टैगिंग का मकसद ये होता है कि हम इनका, जैसे आम ज़िम्मेदार जो होते हैं वो नाम रख लेते हैं, हम इनका नाम नहीं रख सकते, जानवर ज़्यादा हैं, तो हमने इनको टैग लगाए हुए हैं कि इस नंबर का, ये इसकी मदर का भी पता हमें चल जाता है, इसके उसकी मदर पीछे नाम लिखते हैं, तो उसी हिसाब से इनका नंबर होता है। वैक्सीन करनी होती है कुछ, और इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, हर चीज़ इसके हम टैग से करते हैं। अच्छा जी। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये जो जानवर है ये 1 माह की बछड़ी है, और इसकी जो ये भी डच नस्ल की है? जी, डच की है हमारे पास। ये सारे डच नस्ल के हैं। ये सारे डच के हैं जी। तो मेरे ख्याल में आप अभी बता रहे थे कि ट्विंस भी हैं इसमें? जी। ये 2 जानवर जो हैं ये मेरे फीमेल हैं, ये ट्विंस हैं। अच्छा। और ये माशाल्लाह दोनों ही बहुत हेल्दी हैं। अभी इनकी 11-11 दिन उम्र है। 11-11 दिन उम्र है जी। तो 11 दिन का कोई बछड़ा आप बछड़ी लेने आए तो उसका क्या रेट है इन बच्चों का? सर मैं 11 दिन का, अगर मैं 2 दिन का भी लेने आया तो मेरा 2 लाख रुपये इसका रेट है। कब तक 2 लाख रहेगा? ऑन दी आर्ट जो है हमारा इनका रेट है वो 3 माह तक 2 लाख रहेगा। अच्छा जी। 2 पहले दिन से लेके तो 3 माह तक जो है वो 2 लाख रुपए की ये जानवर हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि इनकी कब से फिर इनकी खुराक शुरू करते हैं दूध? और दूसरा ये भी बताइएगा कि दिनों के हिसाब से देते हैं, वेट के हिसाब से देते हैं, दूध कितना कितना पिला रहे हैं? नहीं सर, हम इनको सिर्फ 2 माह दूध देते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग जब इनके काविंग हो जानी है तो फ़ौरन आधे घंटे में इसको हमने जो बोली कहते हैं वो फ़ौरन देनी है, जितनी वो पी सकता है। अच्छा। और दिन में हम 3 बार, बोली जो होते हैं 3 बार देते हैं। नहीं तो दूध जो हमने देना होता है वो 2 माह तक देते हैं, सुबह शाम 2-2 लीटर दे रहे हैं। और तीसरे दिन हम इनके आगे वंडा रख देते हैं, पानी इनका ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वंडा ये खाना शुरू कर देते हैं तीसरे दिन। वंडा ये खाना तीसरे दिन शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और हम इनको कफ स्टार्टर डालते हैं। अच्छा। आम वंडा नहीं डालते, इनका कफ स्टार्टर होता है। फिर आगे जब 3 माह से आगे जाएंगे तो इनका हीफर ग्रो होता है एक। सही जी, वो डालते हैं। तो अभी चलते हैं जहाँ पर ये ऑटोमेटिक मिल्किंग होती है जानवरों की, वहाँ पर चलकर जरा देखते हैं कि किस तरीके से और वो कितनी बीमारियों से पाक जो मिल्किंग है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चल के देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पहुँचे हैं जहाँ पर मिल्किंग हो रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल्किंग का कुछ सिस्टम है। सर ये बताइएगा कि ये सारे इसको मशीन से ही इसकी मिल्किंग कर रहे हैं? जी सर। अच्छा सर, असल मसला ये है कि हमारा रवायती तरीक़ाकार था कि हाथों से इसकी चुवाई करनी। वो कुछ होते हैं मज़दूर लेबर जो होती है हमारी, वो ऐसे अंगूठे के साथ करती है, उनके थन वगैरह ख़राब होते हैं। इसलिए हमने इसे जदीद तरीके से मिल्किंग मशीन मंगवाई लाहौर से। फिर उन्हीं के हिसाब से हमने एक मिल्किंग पार्लर लगवाया हुआ है कि अगर इनके थन वगैरह ख़राब ना हो, इनको मास्टाइटिस का मसला ना आए। इसकी काफ़ी हम सफाई भी रखते हैं, चुवाई बड़े आराम से हो जाती है, जानवर भी कोई मसला नहीं बनता। तो और 2 और 3 मिनट में इंशाल्लाह ये 14 लीटर दूध निकाल लेती है फी जानवर की। अच्छा जी। और बाकी चुवाई के फ़ौरन बाद हम इनकी टीथ डिपिंग करते हैं। टीथ डिपिंग का मतलब ये है कि अगर जानवर
कोई मसला, ये जाकर 1 घंटा इसका मसाम खुला रहता है थन का, उस हवाले से फिर ये होता है कि वहाँ जाकर इनकम स्टेटस का मसला बनता है, तो फिर हम यहाँ से टी डिपिंग कर देते हैं, वो कुछ मसला नहीं बनता। अच्छा, टी डिपर भी मैं देख रहा हूँ यहाँ कहीं मौजूद हैं। ये देखें सर, ये मौजूद है टी डिपे, इसको ये सर ये ऐसे थन को लगा के, ठीक है, तो टी डिपिंग इस कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे चारे थन को। अच्छा जी, तो ये इससे जो जरासीम वगैरह कोई होते हैं, जरासीम, जी जरासीम मर जाते हैं इससे। अच्छा, हाँ, ये ज़रूरी है आप समझते हैं, अगर ये ना लगाएं तो उससे थन खराब हो सकते हैं? थन खराब हो सकते हैं। अच्छा जी, थन जी जो ख़राब होते हैं तो उसमें बड़ी वजह ये भी होती है। हमने कुछ और लाइफ स्टॉक के फार्म्स किए थे, उसमें भी हमने ये चीज़ जो है। अच्छा ये बताइएगा, जब ये चुवाई यहाँ पर हो जाती है तो फिर हमने देखा कि आपने चिलर भी लगाया हुआ है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाते हैं इसको? सर ये हमारा दूध जब चुवाई होती है तो साथ साथ ही ये दूध हमारा जो है वो चिलर में चला जाता है डायरेक्ट। अच्छा जी, तो हमने ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है, ठीक है, कि ऑटोमेटिक ही ये साफ़ होती है। हमने एसिड वगैरह होते हैं, अल्कली वगैरह होती है, ठीक है, तो उसी से ये फ़ौरन हमने रखा हुआ है पीछे सारा सिस्टम, उससे साफ़ भी हो जाती है, उससे ये साफ़ भी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इंसानी हाथ उसको नहीं लग रहे, तो इसलिए वो मुद्दे सेहत भी नहीं होगा उसमें। इंसानी हाथ का तो सवाल ही ना पैदा होता, ना दूध को लगते हैं ना थन को लगते हैं। अच्छा जी, तो फिर उसकी सफाई करके थनों की उसको इसको क्या कहते हैं आप, ये लगते हैं 4 क्लस्टर होते हैं सर, ये क्लस्टर, ठीक है, इनकी भी सफाई हमने बड़े अच्छे तरीके से सुबह करते हैं, शाम भी करते हैं, तीनों टाइम करते हैं इनकी, ठीक है। तो केमिकल होते हैं उनसे सफाई करते हैं, सारा का निज़ाम साथ की। तो जब ये दूध पाइप से जाता है तो फिर अगले 8 घंटे के गैप के बाद जो आप इसकी चुवाई फिर करते हैं, तो क्या उस पाइप में पानी फेरते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उसमें दूध तो होता होगा? जब चुवाई हमारी ख़त्म होती है, हाँ, हमने उसका वाल बंद करना होता है चिलर का, ठीक है, तो उसका पाइप उधर से खोल देना है, गर्म पानी होता है, अच्छा, जो 90 डिग्री से ऊपर हीट उसकी होती है, अच्छा, तो साथ केमिकल ऐड होते हैं, तो उनसे सफाई करते हैं, जो जरासीम कोश हैं, और सर कोई जरासीम नहीं रहता, कोई जरासीम नहीं है। इसी वजह से ये दूध हमारा साफ़ होने की गारंटी है। क्या क्या खुराक दे रहे हैं अपने दूध वाले जानवरों को? सर दूध वाले जानवरों को मैं वंडा भी दे रहा हूँ, सैलेज भी दे रहा हूँ, मकई का सब्ज़ चारा भी दे रहा हूँ, अच्छा, और साथ मिनरल, DCP, बाईपास फैट इनकी सेहत के लिए। अच्छा, कितनी मिकदार वंडे की रखी हुई है आपने? सर मैंने दूध के हिसाब से रखी हुई है, हर 2.5 लीटर पे 1 किलो वंडा दे रहा हूँ। अच्छा जी, हर 2.5 लीटर पे 1 किलो वंडा दे रहे हैं। तो वो फिर जैसे जैसे दूध उनका मतलब कम ज़्यादा होता जाएगा, कम ज़्यादा हम वंडे की मिकदार ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा ये जो डच नस्ल है आपके पास, इसमें ये भी है कि आपने इनको कम खुराक दी तो ये बहुत ज़्यादा दूध कम कर दें, ज़्यादा दी तो ज़्यादा कर जाएं? क्योंकि हमारी चौलिस्तानी नस्ल की जो गाय है उसको आप चाहे 10 किलो वंडा दे दें तो उसका एक लिमिट है कि उसने वहाँ तक ही जाना है, दूध देना है। अभी हम देख रहे हैं फ्राज या दिखाएं तो ये दूध का टाइम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली दूध उसके थनों से निकल रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि हर 8 घंटे बाद, क्योंकि इसकी चुवाई होती है, इसकी मिल्किंग होती है, तो फिर ये अगर ना इसको दूध ना निकालें तो यही हाल हो जाता है। सर यही हाल होता है, और इनका टाइम होता है, हर 8 घंटे बाद जब टाइम होता है इन्हें अपने दरवाजे पे आ जाना है, आवाज़ें देनी है, क्या है हमारा दूध निकालें। अच्छा जी, और ये जानवर इतने सियाने हैं कि उन्होंने अपनी अपनी जगह पे हर जानवर ने आपके खड़े होना है, और वहाँ से अपनी बारी के हिसाब से आना है। अच्छा, हर जानवर ने अपने बारी के हिसाब से आना है, जब भी उसकी बारी आएगी वो आएगा जानवर। हर जानवर ने जो है अपनी अपनी बारी के हिसाब से आना है, और जब उसकी चुवाई होगी तो फिर उसने जाना है। तो एक सेशन वनडे का यहाँ है, और फिर घास के साथ या बाकी चीज़ों के साथ भी वंडा देते हैं? अगर जितना खा लेते हैं यहाँ जानवर, बाकी हम इसको ऊपर चारे के ऊपर डाल देते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए क्या करते हैं कि फार्म पे बीमारी ना आए? सर मेरे फार्म पे आपको कीचड़ नहीं मिलेगा जो आम फार्म पे है। बिल्कुल, मैं हर हफ्ते बाद इनको स्प्रे करता हूँ, जानवरों को भी करता हूँ, ज़मीन पे भी करता हूँ, तो उस सिलसिले में मैं वैक्सीनेशन भी करता रहता हूँ हर 2 माह बाद, 3 माह, जब भी उनका टाइम आता है। तो बाकी इनकी नहाती रहती हैं, शावरिंग तो होती रहती है, कोई मसला नहीं रहता आता। अच्छा, मेरे फार्म पे तो कोई मसला नहीं रहता। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मिल्किंग जो है वो हो रही है, और जब तक मिल्किंग नहीं हुई थी उस वक्त तक ये था कि नीचे आप दूध जो है आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि गाय के नीचे उसका दूध यहाँ पर नीचे है, निकला हुआ है नीचे, क्योंकि इसका एक टाइम है, फिक्स टाइम है इसका। फराज आपको दिखाएंगे कि नीचे दूध जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अभी ये भी लग रहे हैं, एक और जानवर को भी लग रहे हैं जो मिल्किंग के लिए। तो ये जी खुदकार निज़ाम है और बड़ा जदीद निज़ाम है। तो इसके हवाले से है कि बीमारियों से भी पाक है, आपका दूध जो है उसकी भी मुकम्मल चुवाई जो है वो हो जाती है। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपके वक्त का और आपका फार्म देख के। तो अभी जो मुख्तलिफ इलाकों से
लोग यहाँ पर आते हैं जानवर लेने के लिए, उनके यहाँ क्या सूरत हाल है जानवरों की और यहाँ से कैसे लेते हैं, यहाँ पर से जब लेकर जाते हैं तो क्या सूरत हाल होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर एक आपको और एक शेड है वो भी विज़िट करवाते हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे फार्म की मैनेजमेंट, मिल्किंग चीज़ें सारी वो हमने आपको दिखाई और अभी साइलेज के ऊपर भी चलकर बात करेंगे, उसकी बीमारियों के हवाले से भी, अच्छी सिलेक्शन के हवाले से भी। तो इस फार्म पर हम आए तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा और मुल्तान से दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। वो क्यों ये फार्म देखना चाह रहे हैं, यहाँ से कोई जानवर ख़रीदे नहीं ख़रीदे, क्या सूरत हाल है। जवाद खान मरवत साहब यहाँ पर मौजूद हैं और अदील पराचा अली भाई यहाँ पर डेरा इस्माइल खान से मौजूद हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जवाद भाई बताइएगा, आप अभी बता रहे थे कि मैं भी ये सिलसिला शुरू करने लगा हूँ, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपका शोबा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग का ख्याल आपको क्यों आ रहा है? देखें, जो आज का दौर चल रहा है इसमें सबसे मेन चीज़ है हमारे इर्द गिर्द और स्पेशली घरों में खालिस ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। और आपके सामने है कि हमारे जो हालात चल रहे हैं कि खालिस ग़िज़ा का होना, हम बच्चों को अगर जिस तरीके से उनकी केयर करते हैं उसके लिए खालिस ग़िज़ा होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात है कि मेन चीज़ है मिल्क। तो अगर हम देखा जाए तो हर दूसरी तीसरी जगह हमें मिल्क खालिस नहीं मिल रहा। तो इस मामले में वो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बच्चों का बीमार होना, वो मिल्क की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होना, ये मेन चीज़ यही था। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा, फिर दोस्तों से मशावरत भी की कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ये हर चीज़ बेहतर हो। उसमें शॉर्टली ये कि मैंने काफ़ी दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसका कोई फार्म मिनी लेवल पे स्टार्ट किया जाए जिसमें घर में भी, अज़ीज़ोकारी में भी और इर्द गिर्द में माहौल में भी हमें खालिस मिल्क मिल सकता है। उसमें मैंने कई फार्म के विज़िट किए और स्पेशली मैंने यहाँ कोई 8-10 दफ़ा विज़िट किया यहाँ पे बाजवा साहब के फार्म पे, सरफराज भाई के। यहाँ पे मुझे ये जानवर बहुत पसंद आए और यहाँ पे इनका सिस्टम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक शौक़ पैदा हुआ कि एक शौक़ इसलिए पैदा हुआ कि यहाँ हर चीज़ प्योर है और जहाँ पे जब गाड़ियाँ आती हैं दूध लेके जाते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में ये हर चौथा पांचवा बंदा जो ये अफोर्ड कर सकता है उसको ये करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में एक खालिस दूध पैदा हो सके, क्योंकि हर दूसरी गली में, तीसरी गली में, तीसरी जगह हमें खालिस दूध नहीं मिल रहा। और उसके साथ साथ ये भी है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। उसमें मैंने बाजवा साहब से तकरीबन कोई 4-5 जानवर मिनी लेवल पे पहले लिए थे और माशाल्लाह वो मुल्तान में मैंने उसके इर्द गिर्द स्टार्ट किया बिज़नेस एक जगह पे और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस नियत से किया है कि हमें खालिस दूध मिल सके और मुनासिब कीमत पे, रेट पे मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग बेस पे उसका बड़ा मार्जिन है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। और उसके लिए मैं आज आया हुआ था दोबारा। 1-2 जानवर और थे, वो सरफराज भाई ने कॉल की थी, उसमें मैंने उन्हें कहा हुआ था, तो उसमें इंशाल्लाह वो 1-2 जानवर और रखने हैं। और इसमें मैंने कोई बेहतरी पाई है। सबसे बड़ी बात है कि घर में दूध खालिस और बिज़नेस लेवल पे बहुत अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है और हमारे अच्छा बिजनेस है। अली भाई ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, डेरा इस्माइल खान की बात करें, वो भी सारा डेरा इस्माइल खान तो सराइकी वसेब और हम उसको अपना हिस्सा ही समझते हैं। वहाँ की जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग है और भावलपुर, मुल्तान, सराइकी वसेब, इस खिते की आपने देखी है, कहाँ डिफरेंस है मैनेजरियल लेवल पे? आप ब्रीड के हवाले से, मिल्किंग के हवाले से कैसे देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ये डी खान भी सराइकी वसेब है। और जहाँ तक फार्मिंग की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, हमारा पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है। तो गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या लोग जो है जितना ज़्यादा फोकस करेंगे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस की तरफ, तो इसमें हमारे मुल्क की बका भी है, इसमें हमारी तरक्की भी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो शहरों में भी जानवर जो है घरों में पालने का एक रिवाज आम था, लेकिन आज ये चीज़ मुमकिन नहीं रही। तो नई नस्ल में किसी हद तक जो है वो तरीके जो है वो कायम नहीं है। लेकिन जिस तरह ये बाजवा साहब का फार्म आज हमने विज़िट किया, ये हमें बहुत बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नो डाउट, जिस तरह आपने कंपैरिजन की बात की, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के फार्म आपको बहुत शाज़ो नादिर ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे।
और अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी या इसी तरह से यार दोस्तों के ज़रिए हम एक दूसरे को इस हवाले से गाइड करें तो मेरे ख़्याल में ये फार्मिंग बहुत बेहतर सिचुएशन में चली जाएगी। और इसके साथ साथ नो डाउट रोज़गार के नए मौके भी खुलेंगे और हमारी जो मुल्क में दूध की अशद ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी। अच्छा, दूसरा ये भी है अली भाई कि अब जो सी पैक बन रहा है उसके हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लाइफ स्टॉक और डेयरी फार्म भी उसके साथ जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, एडजस्टेंट होंगे उसके, और ख़ास तौर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे उसके साथ चल रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग को एक और भी ग्रूम मिलेगा। और दूसरा ये है कि बहावलपुर डिवीज़न को जो है वो डिज़ीज़ फ्री जोन बनाया जा रहा है और बहुत जल्द वो अनाउंस भी हो जाएगा कि इस खित्ते से लाइव जानवर जो है और उसका जो गोश्त है जानवरों का वो आप मिडिल ईस्ट तक और मुख्तलिफ ममालिक तक भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इसको संजीदगी से लिया जाए और हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे तो ये बेहतर हो सकता है। सर, अगर आप हकीकत में जाएंगे तो आप आज भी देख लें काफ़ी टाइम से, यानी मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा, पंजाब से दूध जो है वो कंटेनरों के ज़रिए पेशावर तक और उससे भी ऊपर के पहाड़ी इलाकों में दूध की ज़रूरियात को पूरा करने, डी खान चूँकि मैदानी इलाका है तो किसी हद तक वहाँ लोग दूध की ज़रूरत ख़ुद पूरी कर लेते हैं। लेकिन बात करें बन्नू की या पेशावर की या अपर केपी की तो हमारे मुल्तान से भी दूध जो है इतने डिस्टेंस पर भेजा जाता है। तो इसके अलावा अगर गोश्त की बात करें तो डी खान ख़ुद जो है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा परचेज़र आते हैं पहाड़ी इलाकों से, हत्ता कि अफ़गानिस्तान तक जो है वो जानवर जाते हैं। और चूँकि यहाँ पे पंजाब में अच्छी नस्लें पाई जाती हैं, अच्छे जानवर पाए जाते हैं, तो वहाँ के जो मिडल मैन हैं वो यहाँ से परचेज़ करके ले जाते हैं और उस पर अच्छा खासा मुनाफा करके उसको आगे बेचते हैं। तो अगर इस पे तवज्जो दी जाए तो नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है और चांसेस हैं, बढ़ोतरी भी है, चांसेस भी हैं। जवाद भाई, जैसे अली भाई बात कर रहे हैं कि इसकी आगे डेवलपमेंट भी हो सकती है, हम ये देखते हैं कि मतलब एक जानवर, अभी हम बात कर रहे थे सरफराज भाई से, तो वो कह रहे थे मेरा जो जानवर 500 रुपये की खुराक खाता है वो मुझे 2200-2300 रुपये दे जाता है। तो आपको लगता है कि अगर कुछ 1500 रुपये भी कोई डेली का जानवर अगर अपने तमाम एक्सपेंस निकाल के दे रहा है तो वो 45,000 रुपये पर मंथ अपने मालिक को दे रहा है, तो आपको लगता है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है कि जिस घर में 2 बेरोज़गार हैं, अगर उन्होंने 2 गाय भी रखी हैं तो वो मतलब 45,000 रुपया तमाम अखराजात निकाल के और हर 9 माह बाद 2 लाख का जो बच्चा है वो भी वो कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से आप जब फिर आप फार्मिंग को बढ़ाते हैं तो फिर और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो उससे रोज़गार के मौके और भी बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से 2 जानवर ले गया था और तकरीबन 2 लाख का एक था, तो उसमें वाकई ही उसमें बेहतरी आई थी उसके दूध से और बिज़नेस से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मिल्क के हिसाब से भी काफ़ी है, तकरीबन कोई 30+ जो है मिल्क दे रहे हैं 2 टाइम में। अभी स्टार्टिंग बेस पे ही है वो जानवर। तो इसमें मेन चीज़ है बिज़नेस है तो सब कुछ है। उसमें 1-2 बंदे उस बिज़नेस से बेनिफिट्स नहीं लेते, उसमें लेबर भी है, दूसरे भी हैं, इर्द गिर्द है, उसमें सप्लाई भी आप कहीं देते हैं, उसमें बहुत से चीज़ मौके बेहतर से बेहतर निकलते हैं बिज़नेस के लिए। और दूसरी बात यह है कि आपका वो जो दूध है वो भी हाथों हाथ बिक जाता है। हाथों हाथ बिक जाता है बिल्कुल। उसमें अब जैसे सरफराज भाई के यहाँ पे नेस्ले वाले लेके जाते हैं, ये हाई लेवल प्रोजेक्ट है, इनका बिज़नेस है। हम तो मिनी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जब मिनी लेवल से स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होता जाएगा, बेहतर से बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, जवाद खान साहब आपका। तो अभी कुछ और चीज़ें हैं, साइलेज के हवाले से भी हमने बात करनी है कि साइलेज को कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और साइलेज एक दिन में एक जानवर कितना दूध दे तो कितना साइलेज उसको मिलना चाहिए, और उसको वनडे के हवाले से भी अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी खेत खलियान में आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा, और एक और फार्म पे पहुँचे हैं, उमैर डेयरी फार्म। ये भी यजमान में ही है 66 DB में, और उमैर भाई खुद एडवोकेट भी हैं और वकालत भी करते हैं, और इनका ये पैशन है कि इन्होंने भी कौन कौन सी नस्लें उमैर भाई आपने यहाँ पर और कब से काम शुरू किया है लाइफ स्टॉक फार्मिंग का? सर बेसिकली पिछले कुछ 4 साल से मैं इस फील्ड में आया हूँ कि 4 साल में फील्ड में आने के बावजूद मैंने आगे कहा कि मैं इसको एक सेपरेट करूँ। इसके बाद मैंने अपनी फील्ड को बढ़ाते हुए मैंने यहाँ डच बाहर से मंगवाई। उसके बाद पहले मेरे पास फ्रीजन थी,
फ्रीज़न से मुझे आगे कहा कि मुझे मिल्किंग उतनी प्रोसेस में नहीं मिल रही थी, जैसे कि 12 kg, 13 kg, 14 kg। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार क्यों ना आप अपने फार्म को बढ़ाते हुए डच लेके आओ। इसलिए फिर मैंने आज से कोई 1 साल पहले डच का सिस्टम शुरू किया। सही। डच इन प्रोसेस थे कि डच में हमें फ़ायदा हुआ। जारी बात है वो एक्सपेंसिव तो थी, लेकिन उन्होंने अपना रिटर्न भी दिया। सही। इन द रिटर्न मुझे 2 साल हो गए इस फील्ड में, डचेस के साथ भी। अच्छा। और अब अमेरिकन के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट भी नस्ल लेके आना चाह रहा हूँ अमेरिकन। अच्छा, अमेरिकन आपने पहले कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर हो चुका है? बहावलपुर की बात करें, पंजाब जी, पंजाब में शौकत है, शौकत डेयरी फार्म है, वो कर चुके हैं अमेरिकन के साथ। अब मुझे वो देख के मुझे मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं डच को कामयाब कर चुका हूँ, मैं अमेरिकन के साथ भी बिजनेस। फ्रीजन को देखें और डच को देखें तो आपके फार्म पे फ्रीजन और डच जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन में कितना फ़र्क है रोज़ाना की? विदिन 50% जो सा फ़र्क आता है। फ्रीजन जो सी होती है वो आपको एक लिमिटेड टाइम तक मिल दे सकती है, लेकिन ये डच सिस्टम ऐसा है कि वो आपको 8th मंथ भी प्रेग्नेंट हो तो वो तब तक भी दूध देती है। अच्छा जी, बिल्कुल देती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉस्टली बाय एक्चुअली फार्म की जो कॉस्ट है या जो भी है वो सब कुछ एक्सपेंसेस सारे निकल रहे होते हैं। अब फ्रीजन है, फ्रीजन आपको 5 मंथ ओनली 5 मंथ जो सी ये दूध देगी। अच्छा। उसके अलावा ये दूध उसके बाद कम करती जाएगी, लेकिन इनका कम नहीं होगा। आपके पास जो सबसे अच्छा जानवर है वो 24 घंटे का मुकम्मल चुवाई का कितना दूध जो है वो? इट्स ऑल डिपेंड अपॉन सीज़न कि गर्मी का सीज़न है या सर्दी का सीज़न। गर्मी में पीक इनका 38 लीटर तक होता है। अच्छा। जो मैक्सिमम हमारे पास जानवर है। और जो इसका जो पीक सेशन आगे स्टार्ट हो रहा है, जो सर्दियों का पीक सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये 51 तक जाएंगे। 51 तक डच में जो जाती है। माशाल्लाह जी, 51 लीटर तक भी जो इनका पीक सीज़न है उसमें ये जानवर जो हैं वो जाते हैं। तो इसकी खुराक के हवाले से हम देख रहे हैं कि आपके फार्म के चारों तरफ एक भी कोना जी मिस नहीं है और एक भी मरला मिस नहीं है। इस फार्म के चारों तरफ सब जो है वो मकई काश्त है, ऐसे ना? जी बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं? सैलेज बना रहे हैं? सैलेज बना रहे हैं, बिल्कुल सैलेज रेडी, मतलब मकई रेडी हुई है बिल्कुल। अब इसको 1 हफ्ते का इंतज़ार है, बस वो थोड़ा सा पानी लगाया हुआ सूख जाएगा, उसके बाद मकई जो सा रेडी होगी। तो फार्म पे टोटल कितने जानवर हैं? फार्म पे इस टाइम जो सा 25 के करीब हैं। अच्छा जी, 25 और नेक्स्ट आने भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट न्यू बिज़नेस किया है, बिल्कुल इधर सेपरेट किया है अपना। तो ये भी रनिंग में कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बाद मैं वो अगर अदर स्टेज मेरा जो सा होगा वो अब बाहर से ख़रीदने का ही होगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इन जानवरों के लिए कितनी आपको साइलेज की ज़रूरत है? अभी कितना बनाते हैं? कितने एकड़ पे मकई काश्त है? ये ऑल डिपेंड अपॉन होता है कि आपको 40 kg पर डे चाहिए होता है पर एनिमल। अच्छा। तो उस लिहाज से तो आपके पास मैक्सिमम, मेरे पास 1 मंथ का जो है कम से 600 kg होना चाहिए। अच्छा, 600 kg बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरे पास इस टाइम जो है स्टॉकिंग में पड़ा हुआ है वो मैक्सिमम 3600 मन पड़ा हुआ है। 3600 मन मन वो साइलेज बना हुआ है? नहीं, ये रेडी में वो पड़ा भी है, वो स्टॉक वहाँ पड़ा हुआ है मेरे पास। तकरीबन वो 3000 को है। अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको लगता है कि ये ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला है? बिल्कुल, ज़रूर, ज़्यादा बेहतर है सब चारे की निस्बत? सब चारा एक अलग है, ये एक अलग न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, विटामिन, अब ये मिनरल्स उसके हैं। ये ज़्यादा मिकदार में दूध दे सकता है क्योंकि छल्ली के दाने में दूध होता है। सही। और ज़्यादा फ़ायदेमंद है बानिस्बत सब चारे के। अच्छा, ये कहते हैं कि जी अगर आपने जानवर पालना है तो जानवर के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर आपने मवेशी और ये दूध वाले जानवर पालने हैं तो आप घर बैठे हो, यहाँ पर आपने मुलाजमों पे छोड़ा हुआ हो कि जी वो दूध और उसकी खुराक और ये इस तरह अगर करना हो बिज़नेस तो बिज़नेस कभी नहीं होता। बिज़नेस करने के लिए पहले खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, खुद डिलीवर करना। अगर मैं वहाँ नहीं खड़ा होऊंगा तो वो बिल्कुल उस तरह नहीं होगा जिस तरह हम चाह रहे हैं कि वो, अगर मैं एक जानवर से 12 kg दूध ले रहा हूँ या 13 kg, जिस दिन मैं नहीं होगा या उस तरह की मिकदार मैं उनको डिलीवर नहीं कर सकूँगा, ना मैं उनको सैलेज सही से डलवा सकूँगा, ना शावरिंग सही से दिलवा, वो ज़ाहिर बात है वो 10 kg पे आएगा। उसका सिम्टम्स मुझे यही मिलेंगे कि मैं 12 से 10 पे चला जाऊंगा। सही। इसलिए ज़रूरी है कि आपको उस फार्म पे 24 आवर होना ज़रूरी है। उज़ैर भाई ये बताइएगा, आपका एक जानवर जो है वो काफ़ी महंगा होगा जी, ये बताइएगा कि उसको कि उसकी कोई बीमारी उसको ना लगे, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? कोई डॉक्टर से मतलब? बिल्कुल, हमने डॉक्टर से रजू किया हुआ है और हम प्रॉपर इनकी मेडिसिन वगैरह, इनकी डिवर्मिंग वगैरह सब कुछ करवा रहे हैं प्रॉपर। खुद से भी पता लग जाता है अगर कोई जानवर वीक है तो फ़ौरन ही जो उनसे डॉक्टर को बुला के उसकी मेडिसिन प्रॉपर उसकी करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका फार्म इसी बिना पे चल रहा है। अगर वो बीमार होगा तो ज़ाहिर बात है
हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे जानवर ऑटोमेटिकली बीमार होंगे। तो कोई वैक्सीनेशन कैलेंडर वगैरह कुछ चीज़ बनाई हुई है कि कब कब वैक्सीन होनी है, कब डॉक्टर को हर बुलाना 3 है? मंथ बाद इनकी डिवर्मिंग होती है, प्रॉपर डिवर्मिंग होती है। लेकिन अभी तक मैं जो सा अभी कंस्ट्रक्शन में हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको रनिंग कर रहा हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अभी सारी कंस्ट्रक्शन ही हो रही है, तो इसलिए दैट्स वाई मैं अभी जो सा कैलेंडर बना नहीं पाया। अच्छा, तो ये गर्मियों में तो इस तरह का शेड चल जाता है, तो सर्दियों में इसकी कैसी मैनेजमेंट करेंगे? आप ये सोचें कि हम लोग डच रख रहे हैं, तो डच का मतलब क्या, वो बाहर के मौसम को एंजॉय करती हैं। बाहर आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, दैट्स वाई इनके लिए तो वो सूटेबल है। अच्छा। बल्कि हमारे लिए ये सर्वाइव करवाने ये मंथ जोन से हैं वो मुश्किल होते हैं डचेस को अच्छा, बानिस्बत तो सर्दी। आप इसको जो सर्दी होएगी तो सर्दी इसको में cover नहीं हमारे करेंगे? डचेस सारी बाहर होती हैं, ज़्यादातर वो रहती बाहर हैं, इन फोक भी, इन सारा कुछ। अच्छा, बिल्कुल इनके लिए सूटेबल वही दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि वो हमारा पीक सेशन होता है, इसीलिए क्योंकि वो उन्होंने उस सेशन में पीक करना होता है दूध के लिए। अच्छा, ये उस सेशन में जाके पीक करती हैं, सर्दियों में पीक करती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके साथ आपने कोई लोकल यहाँ की ब्रीड्स भी रखी हुई हैं? नहीं, लोकल तो नहीं है, बस फ्रीजन ही है, साथ इन्हीं से क्रॉस आके जो सा पहले निकले हैं उसके बाद क्रॉस किया। अच्छा, जी। तो इनके उसके लिए फिर क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए आपके जो इंसेमिनेशन है जी, वो कैसे यहाँ से करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बल्कि हम तो सेक्सीमन रखवा रहे हैं, सेक्सीमन एक्सपेंसिव सेक्सीमन रखवा लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज मतलब बुल तो है, लेकिन वो सिर्फ हमें ये बताता है कि बाकी ये काउ जोन सी है हुई मतलब हीट में है या नहीं है, दैट्स वाई जोन सा ना, वो बाकी हम बाद में उसको डॉक्टर से सेक्सीमन रखवा। तो एक डोज सीमन की जो है वो आपको कितने की पड़ती है फिर? ये आप अपनी पॉकेट मनी पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितनी है, वरना तो 25,000 तक भी है, 16,000 से लेकर तो मैं डच का रखवाना चाहूँगा तो मैक्सिमम 16,000 से अबव का रखवाऊँगा। अच्छा, 16,000 से अबव का जो सा डोज जो होगी वो रखी जाएगी, क्योंकि आपको अगर अच्छा बच्चा चाहिए या अच्छी मतलब नस्ल आगे चाहिए जो आगे भी दूध दे सके, तो उस मुताबिक जो सा है वो जो सा है 16,000 से लेकर 25,000 के। अच्छा, आपने कोई ऐसा तजुर्बा भी किया है कि जो आपने सीमन मंगवाया डच का और उसको आपने इंजेक्ट किया किसी लोकल ब्रीड में, चौलिस्तानी या साहीवाल में, तो वो कोई कॉम्बिनेशन इस तरह का? लेकिन वो इतना कॉम्बिनेशन कामयाब तो नहीं होता, लेकिन हो जाता है, लेकिन वो उस मिकदार में जो डच वाला सिस्टम, क्योंकि डच टू डच जोन सा है वो वैसा नहीं बन सकता, लेकिन आप क्रॉस जब करवाते हो तो जारी बात है वो चीज़ नहीं बनती, लेकिन होती ठीक है। हाँ। आपको लेकिन वो दूध भी उस मिकदार में नहीं आ सकता जो मिकदार में डच दे। जितना एक जानवर आपका एक्सपेंस ले रहा है, आपके फार्म का, आपकी लेबर का, खुराक का, सारी चीज़ों का, उसके मुकाबले में वो उससे कम दे रहा है, बराबर कम दे रहा है, ज़रूर कम दे रहा है, वो तो आप नो डाउट, आप एक तरफ डच है एक तरफ वो लोकल है। मैं डच की और आपके मकामी जो इस वक्त आपके जानवर मौजूद हैं फार्म पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो आपके पास गाय है कोई 38 लीटर 20 लीटर जितना भी कुछ दे रही है, वो कितना खा रही है और कितना आपको रिटर्न कर रही है? वो 50% है, 50-50 हो जाता है। अच्छा, इन समर स्प्रिंग में जो है ना आपको फ़ायदा होने लग जाता है, क्योंकि वो 25-75 पे रेंज पे चला जाता है। 25-75 पे? जी। मतलब अगर एक जानवर 25 रुपये खा रहा है तो उसके बदले में आपको 75 रुपये रिटर्न कर रहा है। अपना खर्चा निकाल के अगर 100 रुपये का खर्च हुआ है तो 25 रुपये उसका खर्चा है और 75 रुपये जो है वो आपको दे रहा है। उज़ैर भाई, बहुत मज़ा आया आपका फार्म विज़िट करके। थैंक यू। और बहुत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और लायर हैं, और उसके साथ साथ ये शौक़ है क्योंकि असल ज़िंदगी खूबसूरती है यही है कि इस वक्त शाम को आप बैठे हैं, आप पुरफिज़ा माहौल भी है, बेहतरीन हवा भी है और आपके जानवर जो हैं वो भी आपकी आंखों के सामने हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपका जब अमेरिकन आएंगी यहाँ पर आपके एनिमल्स आएंगे तो उस वक्त भी फिर हम चक्कर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।